वेलकम टू ब्रेन निधि चैनल। और आज हम वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जो हम पढ़ चुके थे वो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के प्रशासनिक इकाई के बारे में पढ़ा था हमने, न्यायिक प्रशासन के बारे में पढ़ा था, सैन्य प्रशासन के बारे में पढ़ा था और इन सबके निष्कर्ष देखेंगे। ठीक है, कुछ सभा समिति विदत जो संस्थाएं थी उस टाइम पे उनको भी देखा था, प्रशासनिक अधिकारी भी देख चुके थे, ये सब देख चुके थे हम। ठीक है, अब हम ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन जो इसकी जो जानकारी अगर हम बोले तो कहाँ से प्राप्त हुई है, एविडेंस कहाँ से मिले हैं, ऋग्वेद से ही मिले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ख्याल आता है लोगों को सामाजिक जीवन में तो आता है वर्ण व्यवस्था का। क्या वर्ण व्यवस्था थी? तो हाँ, उस टाइम पे वर्ण व्यवस्था थी। उसका जो एविडेंस मिला है हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मिलता है। ठीक है, और सर्वप्रथम जो वैश्य और शूद्र शब्द का उल्लेख यहीं पर प्राप्त होता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से राजन्य यानी क्षत्रिय, जंगा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी ना, वो जन्म के आधार पर ना होते, कर्म के आधार पर थी। ठीक है, वो यहाँ लिखा है। ठीक है, क्या था? जन्म के आधार पर ना होते हुए कर्म के आधार पर आधारित थी। उदाहरण के लिए ऋग्वेद के 9वें मंडल में अगर हम देखें तो एक बालक कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है, मेरी माँ अनाज पीसती है। ठीक है, सबके अलग अलग काम थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण जाति का है तो वह ब्राह्मण हो सकता है, वो क्षत्रिय भी बन सकता है अगर उसको कर्म क्षत्रिय लायक है। ठीक है, और इसी प्रकार ऋग्वेद में उल्लिखित है कि विश्वामित्र के पूर्वजों ने कई राज्यों की स्थापनाएं भी की थी। अतः विश्वामित्र का जन्म क्षत्रिय वर्ण के थे, किंतु अपने कर्मों से भी ऋषि अर्थात ब्राह्मण वर्ण के माने गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जाति प्रथा। हाँ, जाति प्रथा अस्पृश्यता, ये था क्या? तो ऋग्वेद समाज में जाति प्रथा अस्पृश्यता का प्रचलन नहीं था। इस काल में समाज समतामूलक था, प्राय सभी आर्यों की सामाजिक स्थिति एक समान थी, ऐसा नहीं कि अलग अलग थी। संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार होता था उस टाइम पे, नाना, दादा, नाती, पोते, ये सभी होते थे। इन सभी का जो एक ही संबोधन किया जाता है, इसको क्या कहते थे? नप्त्र। क्या कहते थे? नप्त्र का प्रयोग किया जाता है। अपित्य सत्तात्मक। अब यहाँ जो समाज मिलेगा आपको ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में, वो समाज जो मिलेगा यहीं से पित्त सत्तात्मक समाज की शुरुआत होती है वैदिक काल से। आपने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था तो वहाँ पे समाज क्या होता था? मात्र सत्तात्मक, यानी जो भी कुछ मुखिया होती थी ना परिवार की, वो क्या होती थी? माता होती थी। सभी चीज़ों का नियंत्रण भी वही करती थी, मुखिया भी वही होती थी। ठीक, लेकिन यहाँ ये चीज़ को बदल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो समाज होगा वो पित्त सत्तात्मक होगा। परिवार पुरुष मुखिया का पूर्ण नियंत्रण होगा, उसे परिवार के सदस्यों के नियमन और नियंत्रण करने का भी अधिकार होगा। किंतु सामान्यतः पुरुष का मुखिया जो होता था, परिवार का मुखिया होता जो क्षमाशील, करुणाशील, क्योंकि मुखिया होने के लिए कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए, तो क्षमाशील और करुणाशील वो होता था। अब स्त्रियों की स्थिति कैसी थी उसको देखते हैं हम। तो ऋग्वेद काल में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। इस काल में कुछ विदुषी स्त्रियाँ भी हुई हैं। विदुषी मतलब विद्वान स्त्रियाँ। ठीक है, स्त्रियाँ, तो विद्वान स्त्रियाँ हम जगह देखें तो कुछ सभा समिति जो संस्थाएं थी उस टाइम पे विदत, उन सभी में भाग लेने का अधिकार उनको होता था। उपनयन संस्कार का अधिकार था, शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस काल में कुछ विदुषी स्त्रियाँ जैसे लोपामुद्रा, घोषा, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, घोषा, सच्ची, पौलेमी, विश्ववारा, कक्षावृत्ति आदि ऋग्वैदिक काल की कुछ रचनाओं की रचना की है। ऋग्वैदिक काल की कुछ जो रचनाएँ हैं उनकी रचना भी इन विदुषी स्त्रियों की है, विद्वान स्त्रियों ने की है। ऋग्वैदिक समाज में पुनर्विवाह, बहुपति विवाह, नियोग प्रथा आदि का प्रचलन भी था। बहुपति विवाह, नियोग प्रथा है ना, जब भी किसी का पति मर जाता था तो उसका छोटा भाई उसकी बीवी से विवाह कर लेता था। इसको हम क्या बोलते हैं? नियोग प्रथा बोलते हैं। नियोग प्रथा के माध्यम से उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज कहलाता था। इसको ध्यान रखना है, क्या कहलाता था? क्षेत्रज। इस काल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि का प्रचलन नहीं था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि वैदिक काल में क्या बाल विवाह था, पर्दा प्रथा थी, सती प्रथा थी, ये उस टाइम भी नहीं थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल में भी थी। कन्या की विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे यहूतु कहा जाता था। क्या कहा जाता? यहूतु। जो कन्या जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें आमजू कहा जाता था। इसको याद रखना है, जो कन्या जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें आमजू कहा जाता था। ठीक है, और इस काल में स्त्रियों को केवल संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। हाँ, संपत्ति या प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था, प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं थे। ठीक है, अब विवाह पर आते हैं। तो विवाह जो था कैसा था इनका?
उसके बारे में हम तो दो प्रकार के विवाह होते थे, एक अनुलोम विवाह होता था, एक प्रतिलोम विवाह होता था। अनुलोम विवाह जो होता था वो पुरुष उच्च वर्ण का तथा कन्या निम्न वर्ण की होती थी। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि जाति प्रथा उस टाइम पे उतनी नहीं थी। ठीक है, छुआछूत वगैरह ये सब नहीं चलता, तभी तो अनुलोम विवाह हो रहा है, क्योंकि पुरुष उच्च वर्ण का है और कन्या निम्न वर्ण की है। ठीक है, या पुरुष उच्च जाति है, कन्या निम्न जाति की है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। प्रतिलोम विवाह में क्या होता था, इसमें पुरुष निम्न वर्ण का होता था या निम्न जाति का होता था, जबकि कन्या उच्च वर्ण की होती थी। धारक मान्यता केवल अनुलोम विवाह को प्राप्त थी, जिसमें पुरुष उच्च वर्ण है और कन्या निम्न वर्ण है। ठीक है, दासों की स्थिति कैसी थी? ऋग्वैदिक समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। इसको याद रखना, ये आ जाता है कभी कभी, क्या ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा प्रचलित थी? तो हाँ थी। ऋग्वेद में पुरुष स्त्री दासों का भी उल्लेख मिलता है। युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को ऋण चुकाने वाले व्यक्ति को दास बना लिया जाता था, किंतु इस काल में दासों की स्थिति बेहतर थी। इतनी खराब स्थिति नहीं थी, क्योंकि दासों को जो लगाया जाता था घरेलू काम में लगाया जाता था, उनको खेतों और किसानी में नहीं लगाया जाता था। ठीक, कृषि में नहीं लगाया जाता। शिक्षा कैसी थी? ऋग्वैदिक काल में आर्यों की लिपि का ज्ञान नहीं था, क्योंकि लिखना तो जानते नहीं थे, लिपि का ज्ञान नहीं था। शिक्षा जो दी जाती थी वो मौखिक, ओरल दी जाती थी। इस काल में अलग अलग वर्षों में अलग अलग पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने वा हेतु विद्यार्थी को उपनयन संस्कार के उपरांत गुरु के आश्रम में जाना होता था। ठीक है, जो उपनयन संस्कार होता था ना, देखो क्या होता था, उपनयन संस्कार मतलब ये होता है कि वो जनेऊ धारण करके यज्ञोपवीत होके, और यही उपनयन संस्कार होता है। हिंदू धर्म के 16 संस्कार हैं, उसमें से जो 10वां संस्कार है उपनयन संस्कार होता था, तभी गुरु के आश्रम में जाने की इजाज़त मिलती थी। अब खान पान कैसा था उसको भी देख लेते हैं। जो खान पान था ना ऋग्वैदिक कालीन में समाज में, शाकाहारी भी लोग थे और मांसाहारी भी लोग थे। ठीक है, भोजन में दूध दही घी का विशेष महत्व था उस टाइम पे। किसका था भोजन में? दूध दही घी। इसका भेद इस काल में अनाज के रूप में केवल यव यानी जौ, सॉरी इसको जी लिख गए, जौ है, क्या है? जौ का सेवन का उल्लेख मिलता है। यव या जौ के सत्तू को क्रमशः दूध या दही में मिलाकर क्षीर पकोदन तथा करम तैयार किया जाता है। एक डिश है एक प्रकार की। ठीक है, इसको तैयार किया जाता था। ठीक है, कौन सी? क्षीरप कोदन और करम, ये दोनों डिश हैं। सत्तू को यानी किसके सत्तू को? जौ के सत्तू को। ठीक है, मांसाहारी भोजन में मुख्यतः भेड़ बकरी के मांस का सेवन किया जाता, किंतु गाय का मांस निषिद्ध था, क्योंकि आर्य जो होते थे उस टाइम पे गाय को काफ़ी ज़्यादा महत्व देते थे। ठीक है, ऋग्वेद में सुरापान की निंदा जबकि सोमपान की प्रशंसा हुई है। अब पहनावा कैसा था भाई, उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा था वो देख लेते हैं। तो ड्रेसिंग सेंस में अगर देखा जाए तो 3 प्रकार का था। एक तो नीवी पहनते थे, वो शरीर के निचले हिस्से में पहना जाने वाला वस्त्र होता था नीवी होता था। वास होता था, और वास मध्य भाग में पहना जाने वाला अधिवास होता था। ये शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने वाला वस्त्र या साल या चादर होता था। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे इस टाइम पे। ठीक है, मनोरंजन के साधन देखें तो मनोरंजन के साधन में अगर हम देखें तो इस काल में मनोरंजन के साधन मुख्यतः शिकार करना, पासा खेलना, जानवरों को लड़ाना, नृत्य संगीत का आनंद लेना है। उस टाइम भी आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पढ़ा होगा कि जानवरों को लड़ाना और शिकार करना ऐसे होते थे कुछ खेल, यानी मनोरंजन के साधन होते थे। अब इसका निष्कर्ष हम देखते हैं, निष्कर्ष या कॉन्क्लूज़न क्या निकलता है। तो इस प्रकार ऋग्वैदिक कालीन समाज में रक्त संबंध पर आधारित था। समाज का स्वरूप सरल और कबीलाई था। ठीक है, सरल था, कबीलाई था, ज़्यादा बड़ा समाज नहीं होता था। ठीक है, कबीलों में बटा था, वो तो हम देख ही चुके थे जब हमने प्रशासनिक डिवीज़न देखा था इसका। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन देख लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था? ऋग्वैदिक कालीन समाज। अब उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन पे आ जाते हैं। तो क्या वर्ण व्यवस्था यहाँ भी थी? ठीक है, पहले तो हम थोड़ा सा इसके एविडेंस देख लेते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की जानकारी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ग्रंथों से प्राप्त होती है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट आते हैं वर्ण व्यवस्था। क्या वर्ण व्यवस्था यहाँ थी जैसे ऋग्वैदिक काल में नहीं थी? क्या यहाँ थी वो? तो यद्यपि वर्ण व्यवस्था की नींव जो है ऋग्वैदिक काल में पड़ चुकी थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन कैसी थी? कर्म के आधार पर, न कि जन्म के आधार पर। किंतु वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुई थी। अगर हम पूरी तरह डेवलप देखें तो इस काल में हुई थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में संपूर्ण समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित था, जो कि ऋग्वैदिक काल में भी था। इस काल में भी वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित थी। दोनों एक से हैं, चाहे हम अगर ऋग्वैदिक काल देख लें चाहे उत्तर वैदिक काल देखें, वर्ण व्यवस्था एक सी थी। समाज में सर्वोच्च स्थानों ब्राह्मणों को प्राप्त था।
इस काल में यज्ञों का महत्व बढ़ने की ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई। कुछ कर्मकांड थे जो ब्राह्मणों के द्वारा किए जाते थे, जिससे ब्राह्मणों की और महत्व या इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी। द्वितीय स्थान क्षत्रियों को प्राप्त था। क्षत्रिय उतने महत्वपूर्ण नहीं होते, ब्राह्मणों से नीचे ही माने जाते थे। ठीक है, आपने तैतरेय ब्राह्मण में भी पढ़ा होगा कि क्षत्रियों को जो है, जो राजा वगैरह होते थे, उनको ब्राह्मणों को वो आश्रय तो देते थे, लेकिन वो जो ब्राह्मण होते थे वो राजाओं से क्या होते थे, श्रेष्ठ माने जाते थे। ठीक है, किंतु ऐतरेय ब्राह्मण में क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ कहा गया। ठीक है, ये मैंने अभी बताया आपको। तृतीय स्थान वैश्य वर्ण को प्राप्त था। सबसे बड़ी आकांक्षा ग्रामीणी बनना था। ठीक, ग्रामीणी। शूद्र वर्ण की स्थिति समाज में सबसे निम्न थी। इन्हें उपनयन संस्कार शिक्षा करने का अधिकार नहीं था। यहाँ से ये आ जाता है। ठीक है, शूद्रों में केवल रथकार को उपनयन संस्कार का अधिकार था। रथकार। वैदिक ग्रंथों में शूद्रों को अन्य प्रेष्य कहा गया। तीनों वर्णों का, ये गलत लिखा है थोड़ा, तीनों जो वर्ण होते थे उनका सेवक बोला गया। ठीक है, अब हम आते हैं जाति प्रथा पे। तो जाति प्रथा अस्पृश्यता थी क्या? तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत और जाति प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस काल में समाज समता मूलक था, जो कि ऋग्वैदिक काल में था। संयुक्त परिवार होता था। तो उत्तर वैदिक काल में भी मुख्यतः संयुक्त परिवार का प्रचलन था। परिवार में अतिथि का विशेष सत्कार किया जाता था। यहाँ अतिथि का सत्कार बढ़ा दिया गया। पितृसत्तात्मक पे आते हैं। तो उत्तर वैदिक समाज में भी पितृसत्तात्मक समाज था, किंतु इस काल में परिवार के मुखिया के अधिकारों में वृद्धि हुई। वह पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर सकता था। ये नया पॉइंट है कि जो पितृसत्तात्मक समाज होता था ना, ऋग्वैदिक काल में वंचित नहीं कर सकता था, लेकिन अब जो परिवार का मुखिया को एक अधिकार दिया गया कि पुत्र को उत्तराधिकारिता से वंचित कर देता था। ठीक है, उसको निकाल भी सकता। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? इसमें थोड़ी सी गिरावट आ गई। स्त्रियों की दशा में यहाँ पर गिरावट आई। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण माना गया है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, मैत्रेयणी संहिता में स्त्रियों को पांसा सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लिखित यज्ञवालक गार्गी संवाद दर्शाता है कि इस काल में पुरुषों के द्वारा स्त्रियों को नियंत्रित किया जाने लगा था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। ये मेंस के लिए है, लेकिन कुछ प्रीलिम्स के भी पॉइंट्स हैं इसमें। तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है, जो सबसे बड़ा उपनिषद में आता था, तो में उल्लिखित यज्ञवालक गार्गी संवाद ये दिखाता है कि इस काल में पुरुषों के द्वारा स्त्रियों को नियंत्रित किया जाने लगा था। ठीक है, यज्ञवालक गार्गी संवाद में यज्ञवालक ने गार्गी से कहा कि अधिक बहस ना करो, अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया। ठीक है, उन्हें सभा और विदत, सॉरी गलत लिख गया है, थोड़ा मिसप्रिंट है, विदत। ठीक है, विदत जो सभा समिति विदत वगैरह से जो संस्थाएं थी, उन्हें भाग लेने से रोका गया। स्त्रियों का बाल विवाह भी होने लगा इस टाइम पे। उन्हें संपत्ति का अधिकार पहले से ही प्राप्त नहीं था, किंतु समस्त उदाहरणों का आशय यह है कि स्त्रियों की स्थिति अत्यंत खराब हो गई और शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या कहा गया? अर्धांगिनी। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसको कल पढ़ेंगे। जो भी डाउट हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।